नमस्कार, डीडी न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे और दिन की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन की हर बड़ी खबर की, साथ ही होगी हर खबर की पड़ताल भी। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे कि क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों का असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की। और जिन बड़ी खबरों की हम विस्तार से बात करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे जो बड़ी खबरें हैं उसमें बिखरते इंडी गठबंधन की। ये हेडलाइंस हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जो इंडी गठबंधन बिखर रहा है उसमें टूट साफ नजर आ रही है। साथ ही बात होगी पश्चिम बंगाल की। हर मदरसे का हिसाब वहां पर शुभेंदु सरकार लेगी क्योंकि वो पूरी तरीके से एक्शन में है। इसके अलावा टीएमसी में यदि सब चंगा है तो फिर बैठके खाली क्यों है। बात करेंगे टीएमसी की सियासत की भी और सीमा पर टेक्नोलॉजी का सुरक्षा कवच कैसे मजबूत हो रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह सीमा के दौरे पर है। साथ ही बात करेंगे मतदाता सूची की पड़ताल की क्योंकि संदिग्ध विदेशियों पर चुनाव आयोग की नजर है। इसके अलावा भारतीय आम कैसे बना दुनिया का स्वाद, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। साथ ही रूस यूक्रेन संघर्ष की बात होगी क्योंकि चेर्नोबिल से जो नई चिंता उठी है वो चिंता आखिर क्या है, उसका कारण क्या है, ये बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका ईरान संघर्ष की बात होगी क्योंकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन शांति अब भी दूर है। साथ ही शी जिनपिंग के दौरे से पहले किम की हुंकार क्या है, कैसे जो किम है वो अपने सुरक्षा बेड़े को मजबूत कर रहे हैं, ये भी हमारे संवाददाता बताएंगे। और लाल बजरी की जमीन पर पेरिस की परिकथा भी आपको सुनाएंगे। और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। दिल्ली में कल होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले इंडी गठबंधन में तनाव बढ़ता जा रहा है। डीएमके की दूरी और माकपा की नाराजगी ने सहयोगियों की बेचैनी बढ़ा दी है। एक मंच पर आने से पहले मतभेद उजागर हैं। सवालों के घेरे में गठबंधन की एकजुटता है। कल की बैठक होगी इस अग्नि परीक्षा की असली कसौटी। सोमवार को दिल्ली में आयोजित इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर विपक्षी दल चाहे कोई भी रणनीति बना ले, लेकिन बैठक से पहले आए घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बैठक से पहले ही गठबंधन के भीतर असहमति के स्वर तेज हो गए हैं। तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए बैठक से दूरी बना ली है। उधर माकपा महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर केरल चुनाव के दौरान वाम दलों और पिनराई विजयन पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सहमति बनने के बावजूद राजनीतिक अटकलें जारी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की भागीदारी को लेकर भी संशय बना हुआ है। आम आदमी पार्टी पहले ही गठबंधन से अलग हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक इंडिया गठबंधन को आग दिखाने वाली ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बैठक में शामिल होने की खबर भी गठबंधन के भीतर असहजता की चर्चाओं को पूरी तरह थाम नहीं पाई है। कांग्रेस इन मतभेदों को स्थानीय परिस्थितियों से जोड़कर देख रही है, जबकि भाजपा का आरोप है कि इंडिया गठबंधन राजनीतिक मजबूरियों का मंच है। छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। ये इंडिया अलायंस में कोई मिशन नहीं, केवल डिवीजन है। कांग्रेस हर इंडिया अलायंस के मेंबर को जिस प्रकार से ट्रीट करती है, यूज एंड थ्रो करती है, इससे इंडिया अलायंस के नेता कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। इंडी गठबंधन की इस बैठक पर नजर सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष की भी नजर इस पर रहेगी, क्योंकि सवाल बड़ा है। अलग अलग विचारधारा को लेकर चलने वाले ये विपक्षी दल एक साथ एक साझा मंच पर चल पाएंगे या नहीं, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। नई सरकार के गठन के बाद कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने अब सभी मदरसों का व्यापक सर्वे कराने का फैसला किया है। राज्य सरकार का कहना है इसका उद्देश्य है
कि राज्य में संचालित सभी मदरसों का डेटाबेस तैयार किया जाए, लेकिन इस कदम को लेकर राजनीति और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी सरकार फुल एक्शन में है। सत्ता की कमान संभालते ही पहले घूसपैठियों पर शिकंजा कसा तो घूसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। इसके बाद बारी थी मदरसों की। पहले भ्रष्टाचार और घूसपैठियों पर कड़ा कदम और अब मदरसों पर बड़ा सर्वे। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया है कि 5 जुलाई तक हर मदरसे का पूरा डेटा तैयार करें। पश्चिम बंगाल में सभी मदरसों का राज्य भर सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसमें ब्लॉक और नगर पालिका स्तर पर मान्यता प्राप्त, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अपंजीकृत और निजी प्रबंधन वाले मदरसों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इस सर्वे का उद्देश्य मदरसों की संख्या, स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाकर सभी जिलों में शैक्षणिक डेटाबेस तैयार करना है, जिसका इस्तेमाल शैक्षणिक योजना, बाल कल्याण और रिकॉर्ड प्रबंधन में किया जाएगा। साथ ही सर्वे के दौरान किसी भी अनियमितता या अवैध गतिविधि की पहचान भी की जाएगी। बंगाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये केवल सूचना संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया है। किसी मदरसे को बंद करने या छात्रों को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सभी संस्थान वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल ये प्रक्रिया डेटा संग्रह और सत्यापन पर सीमित है। 5 जुलाई रिपोर्ट सबमिट होने के बाद छवि और स्पष्ट होगी। पता चलेगा राज्य में स्थित मदरसों का मौजूदा स्थिति क्या है और सरकार किस दिशा में कदम बढ़ाती है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही सलामत है ना, क्योंकि ममता बनर्जी के डाके हुए बैठक पर विधायकों की गैर हाजिरी और दूसरी तरफ कुछ विधायकों का इस्तीफा और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर नेताओं का विरोध विपक्ष को हमले का मौका दे रहा है। इन सब अभियोगों को तृणमूल कांग्रेस ने खारिज कर चुके हैं, पर इस समय एक ही सवाल खड़ा हो रहा है, इन सब के बावजूद क्या तृणमूल कांग्रेस के अंदर सब कुछ सामान्य है? तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की अटकलों को उस समय बल मिला जब 20 मई को ममता बनर्जी की बुलाई गई विधायकों की बैठक पर्याप्त उपस्थिति नहीं होने के कारण स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद कोलकाता नगर निगम के पार्षदों की प्रस्तावित बैठक भी रद्द हो गई। हालांकि पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के कारण बैठक को टालना पड़ा। इस बीच पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे और कुछ नेताओं के असंतोष को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और इस्तीफा देने से विपक्ष को टीएमसी पर सवाल उठाने का अवसर मिला है। दूसरी ओर भ्रष्टाचार और कथित कटमनी के आरोपों ने भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कई स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हावड़ा में टीएमसी नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का वीडियो भी चर्चा में रहा। स्थानीय लोगों ने उन पर सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं और वसूली के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन मामलों की जाँच जारी है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व किसी बड़े संकेत को इनकार कर रहा है, पर एक बात तो सही है कि बैठक में नेताओं को गैरहाजिरी, असंतोष की चर्चे और स्थानीय स्तर पर बढ़ता विरोध, इस सब से एक ही प्रश्न चर्चे में है, क्या तृणमूल कांग्रेस बाहर से जितना सब कुछ सहज दिखा रहा है, मसलिन दिखा रहा है, पार्टी के अंदर और संगठन के अंदर सब कुछ सही है ना? सीमा सुरक्षा अब फेंसिंग और चौकियों तक सीमित नहीं रहेगी। ड्रोन, सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम निगरानी से लैस एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। त्रिपुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संकेत दिया है कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा अब तकनीक और स्थानीय लोगों के सहारे और अधिक अभेद बनाया जाएगा। त्रिपुरा में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय की समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन, भूमि खरीद बिक्री और निर्माण गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले 5 वर्षों के भूमि रिकॉर्ड की जांच और ड्रग्स तथा हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाने पर जोर दिया। अमित शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स और हथियारों के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने की भी हिदायत दी। सीमा सुरक्षा अब स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड बनेगी। लीक प्रूफ बनाए जाने वाले पायलट प्रोजेक्ट से सीमाएं और मजबूत होंगी। डीएम, एसपी, पटवारी और सरपंच भी
सुरक्षा के भागीदार बनेंगे। स्थानीय सहभागिता के साथ संवेदनशील सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। 650 किलोमीटर फेंसिंग का आधुनिकीकरण और 119 किलोमीटर नई फेंसिंग को मंजूरी दी गई है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत सीमा सुरक्षा को एआई आधारित निगरानी, सेंसर नेटवर्क, ड्रोन और रडार, थर्मल कैमरे और भूमिगत सेंसर के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ सैटेलाइट नेटवर्क और रियल टाइम कमांड सेंटर से मजबूत बनाया जाएगा। तकनीक से लैस ये इंटेलिजेंस बॉर्डर मॉडल स्मार्ट फेंसिंग के जरिए अभेद सीमाओं का नया युग लेकर आएगा। बदलते समय के साथ सीमाओं की चुनौतियां भी बदल रही है। ऐसे में संदेश स्पष्ट है कि अब सीमाओं की निगरानी सिर्फ चौकियों से नहीं, बल्कि तकनीक, खुफिया समन्वय और स्थानीय सहभागिता के मजबूत नेटवर्क से होगी। यही है सक्षम और सुरक्षित भारत की नई सीमा सुरक्षा नीति। मतदाता सूची को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी व्यक्ति के विदेशी नागरिक होने का संदेह होता है तो उसका मामला नागरिकता कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। चुनाव आयोग के इन निर्देशों ने एक बार फिर से चुनावी शुचिता और मतदाता सूची की पारदर्शिता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। चुनाव आयोग ने राज्य स्तरीय चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सामने आने वाले संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामलों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र वापस नहीं मिलते हैं, उनके बारे में बूथ स्तर अधिकारी स्थानीय जांच के आधार पर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट जैसी संभावित स्थिति दर्ज करेंगे। फिलहाल 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 36.73 करोड़ मतदाता इसके दायरे में हैं। 3.94 लाख बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार पिछले चरण के पुनरीक्षण में 60 लाख से अधिक मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए थे और मतदाता सूची में 10.2% की कमी दर्ज की गई थी। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। हालांकि इस अभियान को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आते रहे हैं। विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से जुड़ा कदम बताता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता सूची की विश्वसनीयता चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद मानी जाती है। ऐसे में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और उसके नतीजों पर राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों और मतदाताओं सभी की नजरें टिकी रहेंगी। अमेरिका के सिएटल में स्टोर खुला। भारतीय आमों का सारा स्टॉक 2 घंटे के भीतर ही बिक गया। जहां एक तरफ बेल्जियम में भारतीय केसर आमों के स्वाद के लिए विशेष आयोजन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुबई में भारतीय आम महोत्सव का आयोजन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। झारखंड के सिमडेगा शहर से निकले आम्रपाली आमों ने तो ब्रिटेन तक की यात्रा तय कर ली है। यानी भारतीय आमों के मिठास ने वैश्विक बाजारों में अपनी एक विशेष पहचान बना ली है। भारतीय आमों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। सिएटल में आयोजित भारतीय आम महोत्सव में अमेरिकी रिटेल कंपनी कॉस्टको ने बताया कि भारतीय केसर आमों की बिक्री उम्मीद से कहीं अधिक रही। भारतीय अल्फांसो, केसर, दशहरी और लंगड़ा जैसी किस्में अब वैश्विक उपभोक्ताओं की पसंद बन रही है। बेल्जियम में भारतीय आम प्रमुख रिटेल स्टोर्स तक पहुँच चुके हैं, जबकि खाड़ी देशों में भारतीय आमों की दर्जनों किस्में उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रही हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। देश में हर साल 2.5 करोड़ टन से अधिक आम का उत्पादन होता है और 1000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। भारतीय आमों के निर्यात में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अमेरिका को आम निर्यात का मूल्य 1 वर्ष में 130% से अधिक बढ़ा है, जबकि अमेरिकी बाजार में आम के आयात में आगे भी वृद्धि का अनुमान है। भारतीय आमों की इस वैश्विक यात्रा में अब छोटे किसान भी भागीदार बन रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आमों की पहली व्यावसायिक खेप हाल ही में यूनाइटेड किंगडम भेजी गई है। यह केवल निर्यात नहीं, बल्कि भारतीय किसानों की बढ़ती वैश्विक पहुंच की कहानी भी है। बागों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े सुपरमार्केट तक भारतीय आमों की यह यात्रा बताती है कि स्वादों की कोई सीमा नहीं होती, और जब बात भारतीय आम की हो तो उसकी मिठास ही अब दुनिया भर में भारत की नई पहचान बनती जा रही है।
हाल के समय में खबरों से गायब रहने वाला रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर कुछ भयावह सुर्खियों के साथ पूरे यूरोप में सनसनी मचा रहा है। ताजा रूसी हमलों में चेरनोबिल के पास एक परमाणु ईंधन भंडारण केंद्र को नुकसान पहुंचा है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र वही जगह है जहां 1986 में हुए एक विस्फोट ने पूरे यूरोप के लिए परमाणु रेडिएशन का खतरा पैदा कर दिया था। इससे पहले यूक्रेन ने रूसी नियंत्रण वाले ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर भी हमला किया था। 1560 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अपनी भयावहता को बरकरार रखे हुए है। 4 साल से ज्यादा समय से जारी इस युद्ध में कई बार ऐसा लगा कि लड़ने वाले थक रहे हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी घटना ने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया। मोनोटोनस से होते इस संघर्ष को ताजा यूक्रेनी ड्रोन बारिश ने एक बार फिर सुलगा दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले 24 घंटों में 500 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। रूस के जवाबी हमलों में यूक्रेन के 2 लोग मारे गए हैं। वहीं इन हमलों में चेरनोबिल के पास एक परमाणु ईंधन भंडारण केंद्र को भी नुकसान पहुंचा है। भंडारण केंद्र पर हुए हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को घिनौना बताते हुए कहा कि रूस जानबूझकर चेरनोबिल को निशाना बना रहा है। हाल में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक सार्वजनिक पत्र लिखते हुए सीधे आमने सामने बातचीत का प्रस्ताव दिया था। पुतिन ने पत्र को अशिष्ट करार देते हुए ज़ेलेंस्की से मुलाकात से इनकार कर दिया। जहां एक ओर ज़ेलेंस्की पत्र लिखकर बातचीत के जरिए शांति का राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर रूस के सबसे बड़े आर्थिक मंच के आयोजन के दौरान लगातार सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ये दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने है। अब सवाल यह है कि क्या शांति और संघर्ष की 2 समानांतर रेखाएं एक मुकाम पर मिलेंगी या युद्ध यूं ही जारी रहेगा। पश्चिम एशिया में युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अब भी तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर गाजा, लेबनान और इजराइल तक हिंसा की नई घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में शांति की राह अब भी आसान नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने 4 अन्य ड्रोन और तटीय निगरानी राडार ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही थी। वहीं ईरान ने शनिवार को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेना के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया गया। बहरीन और कुवैत ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। इस बीच इजराइल में वेस्ट बैंक के निकट हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। इजरायली पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को निष्क्रिय किए जाने की बात कही है। वहीं लेबनान की ओर से दागे गए 2 प्रोजेक्टाइल भी इजरायली सेना ने मार गिराने का दावा किया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी शांति समझौते के लिए लेबनान में इजराइल के साथ युद्ध विराम को एक शर्त बताया है। गाजा में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक शनिवार को इजरायली हवाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों के साथ नए दौर की वार्ता शुरू हुई है। हमास का कहना है कि गाजा में इजरायली हमलों को रोकना बातचीत में प्रगति के लिए जरूरी शर्त है। 100 दिन बाद भी पश्चिम एशिया का संकट थमता नजर नहीं आ रहा है। कूटनीतिक प्रयास जारी है, लेकिन लगातार हो रहे हमले और झड़पें यही संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में स्थायी शांति की राह अब भी लंबी और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उत्तर कोरिया यात्रा से ठीक पहले प्योंगयांग ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया है। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि उसका परमाणु हथियार कार्यक्रम किसी भी बातचीत या समझौते का विषय नहीं है। साथ ही मिसाइल हथियार उत्पादन बढ़ाने और नौसैनिक क्षमता मजबूत करने के संकेत भी दिए गए हैं। उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हाल ही में किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु ताकत को लगातार बढ़ाने की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने अपने इस बयान से अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप
और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार छोड़ने के लक्ष्य पर सहमति जताई है। किम यो जोंग ने साफ कहा है कि उत्तर कोरिया किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इससे पहले उत्तर कोरिया ने एक नए परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्र की जानकारी दी थी, जहां किम जोंग उन ने देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाने की बात कही। तो वहीं उन्होंने एक बड़े हथियार कारखाने का दौरा कर अगले 5 वर्षों में मिसाइल उत्पादन क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। और इस बीच उत्तर कोरिया ने अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने की योजना का भी ऐलान किया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक देश 10,000 टन क्षमता वाला नया युद्धपोत बनाएगा और समुद्र के भीतर इस्तेमाल होने वाले नए हथियार विकसित करेगा। जानकारों का मानना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आगामी यात्रा के दौरान होने वाली अहम बैठक से पहले उत्तर कोरिया अपनी स्थिति और मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक साझेदार है। ऐसे में शी जिनपिंग की यात्रा से पहले आए इस संकेत को सिर्फ एक सैन्य घोषणा नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल एक बात साफ है कि प्योंगयांग अपने परमाणु शक्ति को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है और उस पर किसी समझौते के मूड में नहीं है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। New ball, 40 games. यार क्या कर रही है? फिर वो यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बताओ ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो और मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप। हाँ, पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है। बिल्कुल। वाह, चैंपियंस की इतनी सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा KYC भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर KYC में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो KYC, आधार OTP, KYC से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्ट एट 10 और आपको बता दें कि रैंक 114 से ग्रैंड स्लैम फाइनल तक का असाधारण सफर, 9 जीतों, अवसाद और सर्जरी के बावजूद बनी सबसे बड़ी कहानी। टेनिस खिलाड़ी माया ख्वालिंस्का सपनों ने रैंकिंग को पीछे छोड़ दिया और दुनिया एक हफ्ते में बदल गई। एक हफ्ते पहले उसे ये बात भी नहीं मालूम थी कि वो पेरिस में अपने होटल का बिल किस तरह से चुकाएगी। दुनिया में उसकी रैंकिंग 114 नंबर की थी। उसके पास कोई बड़ी पहचान नहीं थी, कोई बड़ा प्रायोजक भी उसके साथ नहीं था। लेकिन फ्रेंच ओपन खत्म होते होते उसने खुद के आत्मविश्वास, संयम और कहना पड़ेगा कि संघर्ष की एक ऐसी कहानी लिखी जो मिसाल बन गई। माया जब पेरिस पहुंची तो उन्हें फ्रेंच ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने के लिए पहले 3 क्वालिफाइंग मुकाबले जीतने पड़े। आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि एक पॉलिश स्पोर्ट्स ड्रिंक कंपनी को उनके और उनकी मां के होटल का खर्च उठाना पड़ा। पुरस्कार राशि तो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ही मिलनी थी, लेकिन इसके बाद पेरिस की लाल मिट्टी पर एक असाधारण सफर शुरू हुआ। माया ने लगातार 9 मुकाबले जीतकर टेनिस जगत को चौंका दिया। उन्होंने कई बड़ी खिलाड़ियों को हराते हुए
फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बनाई। वह रोलांड गैरोस के इतिहास में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर खिलाड़ी बनी। इससे पहले ओपन एरा में केवल एक बार 2021 में यूएस ओपन में एमा राडुकानु क्वालिफायर के तौर पर ग्रैंड स्लैम फाइनल तक पहुंची थीं और खिताब भी जीता था। माया की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ साल पहले वो गंभीर अवसाद से जूझ रही थीं। 2022 में घुटने की सर्जरी हुई और लंबे समय तक छोटे छोटे टूर्नामेंट खेलकर करियर को बचाए रखने की कोशिश करती रहीं। फ्रेंच ओपन की उपविजेता बनकर उन्हें करीब $16 लाख की पुरस्कार राशि मिली, जो उनके पूरे करियर की अब तक की कुल कमाई से भी अधिक है। ये कहानी इस ओर इशारा करती है कि खेल सिर्फ प्रतिभा का ही नाम नहीं बल्कि विश्वास का भी नाम है। अगर हालात आपके साथ ना हो लेकिन सपने अगर जिंदा रखना हो और इसके लिए कोशिशें जारी हों तो दुनिया आपके संघर्ष की उन्हीं कहानियों को सुनती है जिनसे एक समय वो अनजान थी। तो एक तरफ जहां इंडी ब्लॉक में तनाव है, वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार एक्शन में है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा से सीमा सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं 7 समंदर पार पहुंची आम की मिठास के बारे में भी आपने जाना। साथ ही पुतिन और ज़ेलेंस्की के टकराव के बीच शांति की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। वहीं चर्चा अमेरिका ईरान संघर्ष के 100 दिन की भी खूब हो रही है। इसी के साथ आज के रिपोर्ट एट 10 में अब समय है आपसे विदा लेने का। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।